आज हम लोग प्रायिकता कक्षा 12 के लिए शुरू करेंगे। प्रायिकता कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी से कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया था शुरू में कि प्रायिकता कुछ है नहीं। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक अनुपात है, यह एक रेशियो है। ठीक, जब इसके आगे कोई पूछता है कि यह अनुपात है तो यह दो राशियों के बीच में अनुपात होगा, जिसमें पहली राशि होती है, कोई यदि घटना घटित होती है तो वह घटना घटित होने की विधि तथा कुल संभावनाओं के अनुपात को ही हम लोग किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा था कि यदि एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में हम देखें, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम प्रायिकता को सेट थ्योरी बेस्ड पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से सेट थ्योरी पर प्रायिकता को डिफाइन किया गया है, तो इसमें हम सबसे पहले सैंपल स्पेस एस लेते हैं। एस क्या होता है कि यदि हम कोई प्रयोग करें तो उसकी क्या क्या संभावनाएं होती हैं। जैसे हम पासा फेंकें, तो जब पासा हम फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 तक के अंक आ सकते हैं। अर्थात पासा फेंकने के लिए सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6, जब हम संभावनाओं को कामा लगा करके और सेपरेट करके इसको समुच्चय के रूप में, मझले ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं, तो इसी को इस प्रयोग से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि, हिंदी में थोड़ा कठिन है, टेढ़ा पड़ता है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। हम लोग वहाँ पे दो थ्योरम पढ़े थे। एक प्रायिकता का योग सिद्धांत, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे एडिशन प्रिंसिपल कहते हैं, और दूसरा प्रायिकता का गुणन सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था। गुणन सिद्धांत जब समुच्चय के रूप में हमने प्रायिकता को परिभाषित किया था, तो हमने कहा था कि प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इवेंट का हम ई ले लें, वो घटना हो गई। और स्मॉल पी जब हम लगा देते हैं, पी का मतलब प्रायिकता से है, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उस घटना के घटित होने की विधि, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई मीन्स उस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस का मतलब हो गया हमारा सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस में कितने अवयव हैं, इन दोनों के अनुपात को ही हम उस घटना के घटित होने की प्रायिकता कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ई क्या है? ई का मतलब हो गया इवेंट को हम घटना कहते हैं। जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, और ई हमारा एस का ही एक उपसमुच्चय होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। यदि हम दोनों पक्षों में एन एस से भाग दे देते हैं, तो एन ई अपान पी ई को हम लोग, एन ई अपान एन एस को हम लोग पी ई लिख सकते हैं। पी ई इज लेस दैन इक्वल टू, ये हो गया 1। यही से हमें निकलता है कि किसी घटना के घटित होने की अधिकतम प्रायिकता होती है 1, और प्रायिकता होती है 1 या 1 से छोटी। और चूंकि यह हमारा वो है ई है, तो कोई भी समुच्चय है तो उसका एक उप समुच्चय फाई होता है। अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फाई अपान एन एस लेस दैन इक्वल टू, अर्थात 0 लेस दैन इक्वल टू पी ई। ये हमारा, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, प्रायिकता का योग सिद्धांत। प्रायिकता के योग सिद्धांत कहता है कि यदि दो घटनाएं हमारे सामने हैं, एक घटना ए और बी है, ए और बी हम ले लेते हैं, नहीं तो E1 E2 से भी हम काम चला लेते हैं। तो दो घटनाओं में से किसी एक घटना, ए यूनियन बी जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि घटना ए या घटना बी, दो घटनाओं ए और बी में से किसी एक घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता दोनों घटनाओं के प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होता है।
जबकि कंडीशन दिया हुआ है कि यह दो घटनाएं क्या होनी चाहिए, परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हुआ, ये दो घटनाएं यदि इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर आता है तब इन दो घटनाओं को हम लोग आपस में क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। और जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं ए और बी हों तो दोनों घटनाओं ए और बी में से किसी एक घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होती है। इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं प्रायिकता का योग सिद्धांत। ठीक, अच्छा, अब आते हैं हम लोग प्रायिकता का गुणन सिद्धांत की बात, कि यदि ए और बी दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हों। स्वतंत्र घटनाएं का मतलब हो गया, यहाँ कंडीशन परस्पर अपवर्जी के लिए था, और यहाँ स्वतंत्र का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स यदि हमारा दिया गया हो ए और बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब हो गया कि दो घटनाएं हैं ए और बी, तो ए और बी, इसका मतलब हो गया कि ए और बी, इसका मतलब कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हों। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हों तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। यह कब होता है, जब दो घटनाएं परस्पर क्या होनी चाहिए, इस कंडीशन को यदि संतुष्ट करती हैं, अर्थात दोनों घटनाएं यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। ये उसी तरह का है जैसे हम लोग क्रमचय संचय में पढ़े थे कि जहाँ या होता है वहाँ जोड़ते हैं, और जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहाँ पर हम गुणा करते हैं। यदि ध्यान रखिए तो वहाँ ये चीज़ आपको याद दिला देगा कि वहाँ भी और के लिए गुणा करते थे और या के लिए हम जोड़ते थे, लेकिन इसमें बस एक अंतर है कि यहाँ पे या के लिए हम योग करेंगे, लेकिन कब, जबकि हमारी घटनाएं परस्पर अपवर्जी, यदि अपवर्जी न हो तब क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी इस समय, कि यदि ए और बी दो घटनाएं केवल दी गई हैं, दो घटनाएं, इनके अपवर्जी होने या न होने के बारे में हमको कुछ नहीं कह रहा है, तब पी ए यूनियन बी का मान क्या होगा। क्या हम इसको इतना ही लिख दें, पी ए प्लस पी बी? नहीं, ये कब लिखा जाएगा, जबकि दोनों घटनाएं अपवर्जी दी गई हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ कह ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समुच्चय के एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, जिसमें कहा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, हम दोनों पक्षों में एन एस से भाग दे रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पर आ जाइए, जिसमें हमने कहा था कि एन ई और बटा में एन एस होता है, तो हम इसको पी और ई से प्रदर्शित कर देते हैं, ये ई की प्रायिकता से प्रदर्शित होती है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एन एस से हम भाग दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, ए यूनियन बी में, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी। इसको क्या लिखा जा सकता है, एन ए में हम एन एस से भाग देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी ए, इसको लिख सकते हैं इसी तरह से पी बी, और इसको बताइए क्या लिखा जा सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कि हम एक अलग फार्मूला बना दिए। एक तो ये फार्मूला था पी ए यूनियन बी के लिए, एक ये फार्मूला आ गया पी ए यूनियन बी के लिए। यह फार्मूला तब था जबकि घटनाएं हमारी ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, लेकिन ये हमारा फार्मूला तब होगा जब यह अपवर्जी वाला कंडीशन हमें न दिया हो। ठीक है, हम इसी सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। कैसे, इसी में कंडीशन हम लगा दें कि ए और बी यदि अपवर्जी हो, यदि परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी
अपवर्जी घटनाएं होंगी तो क्या होगा, हमने यहाँ लिखा था कि ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 हो जाएगा। और जब ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, 0 होंगे। और जब यहाँ हम 0 रखेंगे, 0 अपन NS करेंगे तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता का मान 0 हो जाएगा, अर्थात हमें फिर ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप बात आते हैं हम लोग, जैसे हमने कहा ना कि प्रायिकता के योग सिद्धांत में ये कंडीशन था, यदि कंडीशन न रहे तो ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं प्रायिकता के गुणन प्रमेय। गुणन प्रमेय कहता है कि यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम दोनों को एक साथ घटने की प्रायिकता के लिए दोनों प्रायिकताओं को हम आपस में गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखा जाए कि यदि ये कंडीशन न रहे, मतलब क्या हुआ कि यदि ए और बी स्वतंत्र न होकर के यह परतंत्र घटनाएं हो जाएं। परेशानी अब आती है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई घटना स्वतंत्र है कि वह परतंत्र घटना है। उसके लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। घटनाओं के स्वतंत्र और परतंत्र को पहले समझ लें, फिर हम दिखाएंगे कि यदि घटनाएं स्वतंत्र न हो के परतंत्र हों तो उनके लिए दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता का मान हम कितना होता है, कैसे निकालते हैं। पहले स्वतंत्र घटना परतंत्र घटना समझ लें। जैसे हमें क्या करना है कि एक थैला ले लिया हमने जिसमें 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। हमें एक लाल गेंद फिर उसके बाद एक काली गेंद निकालनी है। ठीक, अब देखिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक रिप्लेसमेंट के साथ और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया कि हम हटा करके या बिना हटाए। बिना हटाए का मतलब समझिए, हम बता रहे हैं। इसमें 4 लाल और 5 काली गेंदें थे। यदि हम इसमें से एक लाल गेंद पहली बार में निकाल लेते हैं तो अब थैले में कितना बचेगा, 3 लाल और 5 काली गेंदें। अब देखते हैं इसमें से हमें एक काली गेंद निकालनी है, तो अब क्या हुआ, हम किसमें से एक काली गेंद निकाल रहे हैं, जबकि एक लाल गेंद हम पहले ही निकाल चुके हैं, तब हम जा कर के अब एक काली गेंद निकाल रहे हैं। अर्थात जो हमने, अच्छा एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो थैला दिया हुआ है उसमें हमने एक लाल गेंद निकाल लिया, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद 4 है और टोटल कितने हैं, 9 हैं, तो इसका मान हो जाएगा 4/9। अब देखिए एक लाल गेंद हमने निकाल दी, फिर लाल गेंद को ला करके हम उसी थैले में रख दे रहे हैं। तब क्या हुआ, तब हमारा थैला पहले की तरह फिर हो गया। एक हमने लाल गेंद निकाले, उसके प्रायिकता हमने निकाल दे, फिर निकली हुई गेंद को उसी में हम रख दे रहे हैं। तो जब उसमें रख दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, और उसके बाद हम फिर एक काली गेंद निकाल रहे हैं, एक काली गेंद। अब यहाँ काली गेंद निकालेंगे, प्रायिकता 5/9 होगी। यदि हम इसकी बात करें, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 4/9, और एक लाल गेंद निकाल के हम उसको फिर थैले में नहीं रख रहे हैं। अब हमारे पास 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद हैं, तो अब 3 लाल और 5 काली गेंद में से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी, 5। अब बटा टोटल कितना है, 8। यहाँ क्या किए हम, यहाँ पहले समझ लें कि पहली जो गेंद निकाले थे उसको निकाल के हम बाहर रख दिए हैं, उसको फिर ला के हम थैला में नहीं डाल रहे हैं। जबकि यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम गेंद को बाहर किए, अब फिर ले आकर के उसमें रख दिए, तो इसको हम कहते हैं रिप्लेस कर दिए। हम ले जा कर के उसको हटा दिए और इसको हम क्या किए हैं, फिर ला कर के उसी में रख दिए हैं। ठीक है, जैसे
यहाँ पे जो हम काली गेंद निकाले हैं ये तब निकलेगा जब पहले लाल गेंद निकल चुका होगा, वरना नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम पहले लाल भी निकाल सकते हैं, हम पहले काले भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाल भी उतने में से निकल रहा है और काला भी उतने में से निकल रहा है। तो यहाँ लाल गेंद और काली गेंद जो निकालने की घटना है वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन दोनों में कहा जाएगा कि दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि स्वतंत्र घटनाओं का मतलब हो गया कि हम चाहें एक थैले में से दो गेंद निकालें या एक ही जैसे दो थैले हैं और दोनों में से एक एक गेंद निकालें, एक गेंद इसमें से निकाल दें और एक गेंद इसमें से निकाल दें। यदि इन दोनों में कोई अंतर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, तो इनको हम कहते हैं कि यह घटनाएं हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल से, जैसे क्लास से ये 50 लोगों का क्लास है, हमें दो मॉनिटर चुनना है, एक फर्स्ट मॉनिटर और एक सेकेंड मॉनिटर। ठीक, तो ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों मॉनिटर एक ही आदमी बन जाए, नहीं ना। तब क्या करेंगे, हम एक लड़के को चुनेंगे और उसको पहला मॉनिटर मान के उसको बाहर कर देंगे। अब हमारे पास लड़के बचे 49, इस 49 में से फिर हम दूसरा मॉनिटर चुनेंगे। मतलब दूसरा मॉनिटर कब चुना जाएगा, जबकि पहला मॉनिटर पहले ही चुना जा चुका है। तो दूसरी घटना किस पर निर्भर करती है, पहली घटना पर निर्भर करती है। अर्थात मॉनिटर चुनने की जो घटना है, यह दोनों घटनाएं एक दूसरे पर क्या हैं, निर्भर हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, या फिर इन्हें हम परतंत्र घटना कहते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है, लूडो का खेल, नहीं, हाँ लूडो का ही खेल, लूडो का खेल हम लोग खेल रहे हैं। लूडो का खेल में लगातार 2 चांस हमको कब मिलता है, 2 चांस, मतलब एक बार में यदि हम 6 का अंक ला देते हैं, या एक और कंडीशन होता है कि जब हम अपने घर में अपनी गोटी को ले जा करके पार करा देते हैं, तो इन दोनों केसों में हमें दूसरा चांस मिलता है। अर्थात दूसरा चांस किस पर डिपेंड कर रहा है, 6 का अंक आने पर या फिर हमारी गोटी जो है पार होने पर। ठीक है, तो यह दूसरा चांस जो है इन घटना पे निर्भर करता है। अर्थात दूसरा चांस लाना और 6 का अंक आना, यह दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, परतंत्र घटनाएं होंगी। अब एक और चीज़ सोचिए, हमें 50 लड़कों में से एक लड़के को लड्डू देना है खाने के लिए और दूसरे लड़के को एक केला देना है। एक लड्डू हमें देना है, एक ही लड्डू है और एक ही केला है। तो ये भी हो सकता है कि एक ही लड़के को लड्डू भी मिल जाए, केला भी मिल जाए। तो हम क्या करें, पहले हम लड्डू दे दें। ठीक, लड्डू दे दें, उस लड़के जो लड़का पाया है लड्डू ना, उसको हटाए ना क्लास से। अब फिर तब दूसरा जब हम केला बांटने जा रहे हैं, तो केले के लिए भी फिर हमारी पूरी की पूरी क्लास है कि नहीं, अंतर नहीं ना है। तब इसका मतलब है कि केला भी उन्हीं 50 लड़कों में से हमको देना है और लड्डू भी उन्हीं। तो हम चाहे पहले केला बांटे, चाहे पहले लड्डू बांटे, चाहे ये भी हो सकता है एक दिन केला बांटे दूसरा दिन लड्डू बांटे, कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये लड्डू और केला बांटने की जो घटना है, यह दोनों स्वतंत्र घटनाएं कही जाती हैं। हमने बहुत पढ़ा हुआ है अंग्रेजी में कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सब लोग किया ना जी, इसका पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है ट्रांसलेशन, तो वो सब लोग जानते हैं। तो हमको उससे नहीं मतलब है, हमको बनाना नहीं है ट्रांसलेशन, हमको बस ये बताना है कि डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ था, मरीज जो है वह चला गया, गुजर गया। ठीक है, इंतज़ार ना कर पाया। तो ये 2 घटना यहाँ भी हो रही हैं, एक डॉक्टर आ रहा है और एक जो है मरीज जा रहा है। ठीक है, तो मरीज पहले चला जा रहा है और डॉक्टर
बाद में, तो दो घटनाएं हुई ना। तो डॉक्टर वाली जो घटना है, आने की घटना, अब मरीज के जो जाने की घटना है, यह एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। ये दूसरे पर, एक दूसरे पर आश्रित हैं, अर्थात डॉक्टर बाद में आ रहा है, मरीज पहले जा रहा है। इन दो घटनाओं को हम लोग परतंत्र घटना कहते हैं। अब हमको लगता है कि परतंत्र स्वतंत्र घटना में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक सिक्का ले लें और एक सिक्के को एक बार उछालें, फिर दूसरी बार उछालें, या फिर एक दो सिक्के को हम एक साथ उछाल दें, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक सिक्का उछाल रहे हैं, फिर दूसरी सिक्का, एक ही सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्का को एक साथ उछाल दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब जब हम दो सिक्कों को उछालें या एक सिक्के को हम दो बार उछाल रहे हैं, तो ये दोनों घटनाएं जो हो रही हैं आपस में क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है कि हमारी स्वतंत्र घटना है। हम लोग बात करने वाले थे इस पर कि जो प्रायिकता का गुणन सिद्धांत है वह स्वतंत्र घटनाओं के लिए है। यदि स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। यदि घटनाएं हमारी स्वतंत्र न हो, अर्थात घटनाएं हमारी परतंत्र हो, यहाँ तक का जो सिलेबस है वो हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हम कह रहे हैं कि यदि घटनाएं परतंत्र हों तब उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। परतंत्र घटना के लिए ये जो फॉर्मूला है, इसको पढ़ने से पहले एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, उसे कहते हैं प्रतिबंधी प्रायिकता। प्रतिबंधी प्रायिकता, या इसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम जान लें, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। प्रोबेबिलिटी, इसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? दो घटनाएं घटित होती हैं ए और बी, जिसमें एक घटना पहले घटित हो रही है और दूसरी घटना बाद में। हम मान ले रहे हैं कि यह घटना पहले घटित हो जा रही है और ये घटना उस ए के बाद बी घटित हो रही है। तो जो बाद वाली घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता घटना ए पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बाद वाली घटना की प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो बाद वाली घटना की प्रायिकता को हम प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये प्रतिबंध पर ही आधारित है कि ए घटित होगा तभी हम बी की प्रायिकता निकाल सकते हैं। और उसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं B/A। इसका मतलब क्या हो, B/A। बी मतलब जो घटना बाद में घटित हो रही है उसकी प्रायिकता, जबकि ए पहले ही घटित हो चुका है। ये पहले ही हमारी घटना घट चुकी है, घटित हो चुकी है, तब हम बी की प्रायिकता निकालते हैं। इसको कहा जाता है, यह बी की क्या है, प्रतिबंधी प्रायिकता है। सूत्र से इसका मान होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो पहले घटित हो जा रही है घटना, यह सूत्र हमने दे दिया एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसी तरह से यदि हम कहें कि A/B का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी अपान नंबर ऑफ एलिमेंट ए की बी। बाद जो जो अब्लिक के बाद लिखा है, बाद में लिखा है, लेकिन यह घटना पहले घटित हो चुकी है, तो इस घटना की प्रायिकता से हमें भाग देना रहता है। अच्छा, यदि यहाँ हम NS से भाग दे दें, यहाँ NS से भाग दे दें तो यह P में बदल जाएगा ना। तो P का मतलब एक और इसके लिए फार्मूला हम दे देंगे कि B इंटरसेक्शन A की प्रायिकता बटा में A की प्रायिकता। ठीक है, अर्थात इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बटा में B की प्रायिकता। ये दो फार्मूला यदि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मिल जाता है, तब यहाँ से यदि हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, PA/B बराबर हमने लिखा PA इंटरसेक्शन B अपान
पी बी। कौन सी घटना पहले घटित हो रही है? बी घटित हो रही है। यदि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना बाबू, तो यह हमें मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी इंटू पी ए ऑब्लिक बी। और चूंकि यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एक घटना पहले एक घटना बाद में, अर्थात ये दोनों परतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात परतंत्र घटनाओं के लिए हम इस फार्मूले का निगमन कर दिए कि ए और बी के दोनों एक साथ घटित होने की प्रायिकता, जबकि दोनों घटनाएं आपस में परतंत्र घटनाएं हैं, जो घटना पहले घटित हो जा रही है उसकी प्रायिकता और जो घटना बाद में घटित हो रही उसकी प्रतिबंधी प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होता है। समझे? आज स्वतंत्र रहता तब क्या होता? स्वतंत्र रहता तो सीधा सीधा हो जाता पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर। ये हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। 12 के लिए ये चीज है, हमारा नया चीज है। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लें एग्जाम्पल के माध्यम से। किसी विद्यालय की एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। यदि हम समुच्चय से देखें तो कक्षा में कुल मिलाकर 80 विद्यार्थी हैं, जिनमें 50 ने गणित ले रखा है, 40 ने सांख्यिकी और 10 ने दोनों विषय ले रखे हैं। यह हमारा गणित हो गया, यह हमारा सांख्यिकी हो गया, यह दोनों हो गए। दोनों 10 हैं, 50 गणित है जिसमें 10 शामिल हो गया तो यह बचा 40, और 40 ने सांख्यिकी लिया, 10 ये हो गया तो ये हो गया हमारा 30। 40 10 50 30 80 80 टोटल छात्र हो गए हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक छात्र को चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह सांख्यिकी का छात्र है जबकि वह गणित का पहले से ही छात्र है। अब दो काम हो गया, वह छात्र पहले गणित का है फिर सांख्यिकी का छात्र होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अर्थात दो काम हो रहा है, गणित का छात्र पहले से है। यदि हम गणित के छात्र होने की प्रायिकता को m से प्रदर्शित करें कि वह गणित का छात्र है, और यश का मतलब हो गया वह स्टैटिस्टिक्स का अर्थात सांख्यिकी का वह छात्र, यदि हम इसको होने की घटना से प्रदर्शित करते हैं तो हमें इसका मान निकालना है कि छात्र के स्टैटिक्स के होने सांख्यिकी से होने की प्रायिकता ज्ञात करिए जबकि वह गणित का छात्र पहले से ही है। अर्थात गणित का छात्र वाली घटना पहले घटित हो रही है, सांख्यिकी वाले छात्र होने की घटना यह बाद में घटित हो रही है। हम फार्मूला यदि देखें पीछे हमने जो बताया है कि पी ए ऑब्लिक में जबकि बी बाद में घटित होती है तो उसकी प्रायिकता नीचे होती है और इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमारी ऊपर होती है। अर्थात इसके लिए हम फार्मूला लिख लेंगे पी एस इंटरसेक्शन एम अपान में पी क्या एम। अब देखते हैं इंटरसेक्शन की प्रायिकता। इंटरसेक्शन में कितने अवयव हैं? 10 अवयव हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 10 और बटा में टोटल कितना हो गया 80, तो इसका मान आ जाएगा 10/80। और m की प्रायिकता माने m में कितने हमारे स्टूडेंट हैं, तो m में टोटल कितने स्टूडेंट हैं 50, यहाँ लिखा है ना 50, तो 50 और बटा में टोटल 50 बटा में टोटल, अर्थात ये हो जाएगा 50/80। 80 80 हम हटा देते हैं तो हमारा मिल जाएगा 10/50 अर्थात 1/5। अर्थात जिस छात्र को चुना गया है उसके सांख्यिकी में होने की प्रायिकता 1/5 होगी, जबकि वह ऑलरेडी मैथमेटिक्स अर्थात गणित का छात्र है। एक और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम दूसरा एग्जांपल ले लें। पीए दिया हुआ है 0.18, पीबी का मान दिया है, मान एक घटना ए की घटित होने की प्रायिकता 0.18 है, दूसरे घटना पीबी के घटित होने की प्रायिकता 0.15 है। पी बी ऑब्लिक ए माने एक पहले घटित हो जा रहा है, बी की प्रतिबंधी प्रायिकता यह 0.18 दी गई है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें निकालना है। हमने यहाँ पीछे लिखा हुआ है कि दोनों के घटित होने की प्रायिकता एक जो पहले घटित हो जा रही है उसकी प्रायिकता और दूसरे घटना की प्रतिबंधी प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पहले घटित कौन सी हुआ है घटना ए, अर्थात ए की
प्रायिकता और उसके बाद बी की प्रतिबंधी प्रायिकता, जबकि ए पहले ही घटित हो गई है। इसका मान दिया है 0.18, इसका भी मान दिया है 0.18। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई कर दें, 18 का वर्ग होता है 324, और 324 दशमलव 2 स्थान यहाँ और 2 स्थान यहाँ, 4 स्थान पर होना चाहिए, जबकि 3 ही स्थान है तो जीरो हम एक लगा के 4 स्थान इसके पहले हम जीरो, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमने दो चीज़ें आज की क्लास में सीखी हैं। पहला हमारा स्वप्रतिबंधी, इसको स्वप्रतिबंधी प्रायिकता भी कहते हैं या प्रतिबंधी प्रायिकता, तो हमने स्वप्रतिबंधी प्रायिकता देखी। और दूसरा हमने ये देखा कि यदि हमारे दो घटनाएं परतंत्र घटनाएं होती हैं तो दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है।